आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हमने 3 लेक्चर्स किए थे। सेकंड चैप्टर का आरंभ आज होगा। फर्स्ट चैप्टर आपको कल्चर की इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता था। सेकंड चैप्टर आपको अब इंडियन कल्चर की ओर ले आया है। फर्स्ट चैप्टर था कल्चर एंड इंट्रोडक्शन। नाउ द सेकंड चैप्टर इज़ द इंडियन कल्चर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंडियन कल्चर। मैंने इंडियन कल्चर के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स लिखे हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, वैरायटी एंड यूनिटी, सेकुलर आउटलुक, यूनिवर्सलिज्म, मटेरियलिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट। ये कुछ फीचर्स हैं जो स्वीकार किए गए हैं इंडियन कल्चर के। यकीन मानिए, जब हम ये लेक्चर लगा रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, चाहे सोसाइटी या कल्चर के जितने भी लेक्चर हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हो रही लड़ाइयाँ और झड़पों के बाद कोर्ट के द्वारा या उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा दिए जा रहे बड़े बड़े अखबारों के जो बयान हैं, आप उन्हें बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे। जब वो वाइस चांसलर JNU में बैठ कर के ये कहती हैं कि definitely we believe in continuity, but ultimately we have to accept that there must be change also. So because the Indian culture is somewhere the continuity and change, so we need to be dynamic. कुछ बात नहीं है, वो वाइस चांसलर हैं और यकीनन उन्होंने 11th की ये किताबें, 12th की ये किताबें पढ़ी होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट शायद पत्रकार को या आपको मुश्किल हो समझने की किस कॉन्टीन्यूटी और चेंज की बात कर रही हैं, ये क्या बात कर रही हैं। कॉन्टीन्यूटी में वो ये कह रही हैं कि द लेफ्ट्स वामपंथ, द लेफ्ट सिस्टम ऑफ practices must be there, but the thing is you need to accept that there is change in the time now, scenario change हो गया है, so you have to accept the changes. There must be a respect for all the cultural events. They will do their yagya, they will do their puja, ultimately you have to bear that. Yes, there is a culture of university, we will follow that also. So continuity will remain there, but you need to imbibe the required changes also. That is the thing. Okay? समझते हैं। देखिए, जब इंडियन कल्चर की बात होती है तो शुरुआत एक लाइन से लिखी है मैंने, कल्चर इज़ अ प्रीशियस पोजेशन यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। पोजेशन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब किसी चीज़ को पोजेस कर रहे हैं, है ना, कई बार इसे टेलीविज़नों में देख के या फिल्मों में देख के भी आप बड़ा यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे बार बार ये शब्द यूज़ होता है, यार ये बड़ा पोजेसिव है मुझे लेके, होता है ना, पोजेसिव, द पोजेशन इज़ समथिंग दैट यू पोजेस। ओके, यहाँ पे ये किस सेंस में यूज़ हुआ है सुनिए। देखिए, आज आप अपने चारों दिशा में देखिए, कितने तरह की आर्ट है, कितने तरह की लैंग्वेज, कितने तरह की लिटरेचर है, कितनी ही स्क्रिप्ट हैं, कितना ही कुछ है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, अप्लायंसेस हैं, सब कुछ है। क्या आपको इनमें से किसी भी एक चीज़ का निर्माण करना पड़ा? क्या आपको एक भी चीज़ का निर्माण खुद करना पड़ा? आप जो पलक आज भाषा का प्रयोग करती हैं, ये आपने बनाई। आप जो स्क्रिप्ट लिख रही हैं, जिस लिपि में लिख रही हैं, वो आपने बनाई। आपने ये कलम बनाया और आपने ये तरीका बनाया कि लेफ़्ट से राइट लिखना है। आप उर्दू की तरह राइट से लेफ़्ट क्यों नहीं लिखती हैं? तो ना तो ये स्क्रिप्ट आपने बनाई, ना ये स्क्रिप्ट के थ्रू लिखी हुई लैंग्वेज आपने बनाई, ना ही ये सिलेबस आपने बनाया है, ना ही सब्जेक्ट का कोई मैटर आपने बनाया। सब कुछ आपने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी ये आपके पास है, तो आपको कहीं पीछे से मिला है ना। तो जो आपको पीछे से मिल रहा है, बना बनाया, तैयार किया हुआ, आपने उसको पोजेस कर लिया है ना। तो अब ये लैंग्वेज, ये लिटरेचर, ये बुक्स, ये आपके चारों तरफ डेवलप हुई आर्ट एंड कल्चर, सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस, फूड, आप जो खाना खाती हैं, उनमें से कोई भी एक ऐसा खाना है
जो आपने चुना हो कि ये एडिबल है या ये एडिबल नहीं है, आप वही खा लेती हैं ना जो आपको पहले से ही पता है कि खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपने बाहर की पार्क से ला के घर वालों को दिया हो कि इसे भी ट्राई करो, ये खाया जा सकता है, इसके लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, नहीं ना। तो अल्टीमेटली आपको जो भी आपकी पास्ट जनरेशन्स के द्वारा अब तक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिफाइनमेंट के थ्रू अचीव किया गया था, वो इनहेरिट करा दिया गया। उनकी अचीवमेंट्स को आपने इनहेरिट कर लिया, यानी कि पोजेस कर लिया। योर दैट पोजेशन इज़ समथिंग very unique with you. Due to that possession, I guess you will separate yourself, or you can characterize yourself different from the other animal. You are also animal, you are mammal, और उसमें भी आप ओमनीवोरस हैं मेरे ख्याल से, सब कुछ ही खा सकती हैं, वेज नॉन वेज कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें अगर हम देखा जाए तो वी आर नॉट कंपेरेबल विद अदर एनिमल, बिकॉज आई गेस आपके घर में अगर कोई पेट है तो वो उसकी कोई स्क्रिप्ट तो नहीं होगी, कोई लैंग्वेज, कोई सिलेबस पढ़ता है, वो कोई त्यौहार मनाता है। आपने कभी नोटिस किया कि कुछ ख़ास दिनों में वो कुछ करता है, त्यौहार वगैरह? हम मीटिंग सीज़न के दौरान मीटिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ। सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। आप उसे घर छोड़ करके हो सकता है कि बैसाखी मनाने गुरुद्वारे जाती हो सकता है आप दिवाली भी मनाती हो, कुल मिला के आप उससे अलग काउंट कर रही हो खुद को। तो यही रीज़न है कि वो भी बीइंग है, आप भी बीइंग हैं, बट आपके पास ये सारी पोजेशंस हैं, इसलिए आप ह्यूमन बीइंग हैं। आपके पास ये सारी पोजेशंस हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं। आपको ह्यूमन बनाने का वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कल्चर पे है। You are being, but there is a word before the being, that is the human being, क्योंकि आपके पास बहुत सी possessions हैं, ओके, जो आपकी पास्ट जनरेशन्स ने डेवलप की विद रिफाइनमेंट्स, कि क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या गाना है, कैसे गाना है, और गाना भी है कि नहीं गाना है, कैसे बोलना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है। ये सारी चीज़ें आपने मेहनत नहीं की, आपको यकायक मिली। जब भी आपको इन्हें इस्तेमाल करना था आपने ऑन द स्पॉट किया, लेकिन इसके लिए कोई मशक्क़त करनी नहीं पड़ी इनको डेवलप करने में। तो आप इन्हें कहीं से प्राप्त करके ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इन्हें पोजेस ही तो कर रहे हो भाई। ये यूनिक पोजेशन किसके पास है? अगर सभी बीइंग की बात करूं तो किसके पास है? सभी लिविंग बीइंग में अनुरीत, ये पोजेशन किसके पास है बेटा? एक बीइंग के पास, वो है ह्यूमन बीइंग। इन्हीं पोजेशंस की वजह से हम उसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना। अगर मैं अभी मैं उस लिविंग बीइंग से ये सारी पोजेशंस सपोज़ करो ले लूँ, तो वो वापस किस स्टेट में चला जाएगा? नॉन ह्यूमन। तो आप शायद उसके बर्तावे को देख कर, उसके व्यवहार को देख के ये भी कहें, ही इज़ नॉट एट ऑल ह्यूमन यार, लुक एट द बिहेवियर, इट्स लाइक एनिमल। तो आप उसे कहेंगे जानवरों जैसा व्यवहार करता है ना, क्योंकि शायद उसने जो जो पोजेस किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा या कर रही। दैट इज़ द थिंग, ओके। सो सच पोजेशंस आर यूनिक with a particular living being, which will make that being as a human being, and that possession is a culture, okay। समय के साथ साथ आप ऐसी चीज़ों को इनहेरिट करते रहते हैं, उनमें अपनी तरफ से नया ऐड करते रहते हैं और आगे की जनरेशन्स को पास ऑन करते हैं एक एसेट के रूप में। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये एसेट्स पास ऑन होते रहते हैं, इनहेरिट होते रहते हैं, और हर पिछली जनरेशन अपनी पोजेशंस को अगली जनरेशन्स को पास ऑन कर देती है और नेक्स्ट जनरेशन उसे पोजेस कर लेती है। इस तरह से ये पोजेशंस जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहती हैं और एक कैटेगरी ऑफ लिविंग बीइंग को ह्यूमन होने का टैग देती रहती हैं, ह्यूमन बीइंग बनते रहते हैं, ओके। इसलिए कई बार जब आप ह्यूमन बीइंग होते हुए भी कल्चरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, उन पोजेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं जो आपके पास है, तो आपको कहा जाता है ज़रा कुछ ऐसे भी सोचो
बीइंग ह्यूमन, तुम्हें सोचना चाहिए किसकी तरह, ह्यूमन की तरह। सो बीइंग ह्यूमन, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, ओनली देन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि दैट डू ट्राई टू थिंक लाइक ह्यूमन। सो बीइंग ह्यूमन। एनिमल को कभी कह सकते हो उसके सामने खड़े और वो भूखा है, उसे कह सकते हो प्लीज़ बीइंग ह्यूमन? वो कहेगा भाई आई डोंट अंडरस्टैंड। उसको कभी भी कहना भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, वो तो आपको अपने लिए खाएगा, भगवान के लिए नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमेशा पुरानी हिंदी फिल्मों में लड़की या महिला हमेशा प्राण हो गया या प्रेम चोपड़ा हो गया, इन सबको यही कहती थी ना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। और बाद में कुछ सालों के बाद उन्होंने भी ये डायलॉग बनाया, भगवान के लिए तुझे छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसा करके कुछ। शेर के सामने जब यही हीरोइन आ जाती थी गलती से, कभी ये डायलॉग लिखा राइटर ने कि वो शेर को ये बोले, वो एक ही डायलॉग बोलती है, बचाओ बचाओ, और भागती है, क्योंकि शेर समझता नहीं, क्योंकि वो किसी तरह के भी चीज़ों को पोजेस नहीं कर रहा है, उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो कई बार आप आम दायरे में, सर्कल में ये भी सुनते हैं, यार इससे तो कुछ एक्सपेक्ट करना ही बेकार है, ये तो बंदा ही बदतमीज़ है यार। बदतमीज़ी का मतलब ये है कि इसकी पोजेशंस में कुछ कमियां हैं, तमीज़दारी में कमी है इसकी। तो बड़े शब्द यूज़ होते हैं कि परवरिश ही गंदी है, औलाद ही गंदी है, ये चीज़ ही गंदी है, सिस्टम है। ओके, कई बार लिखी हुई बात को ना हम बहुत बतंगड़ बना देते हैं अपनी अपनी परिभाषा से, लेकिन बुक के मुताबिक बड़ी सरल बताई गई है। वो यही है जो मैंने आपको समझाई कि कल्चर इज़ अ प्रीशियस पोजेशन यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। ओके, और किसी लिविंग बीइंग के पास ये नहीं होता है। डन। सवाल पैदा होते हैं कि भाई जब हम बात कल्चर की करते हैं तो आपके सामने सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर। नोटिस करिए, लैंग्वेज ही नहीं है, म्यूज़िक भी है, डांस भी है, पोइट्री भी है, प्लेब्स भी है, ड्रामा भी है, टेम्पल्स भी हैं यानी कि मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, गैजेट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। एवरीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ अ कल्चर। एवरीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर में मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों चीज़ें आती हैं। हमने इसके दो कंपोनेंट पढ़े थे ना, मटेरियल और नॉन मटेरियल, दोनों ही चीज़ें आती हैं। भारत में भी ये है, हर अलग अलग तरह से समूह, ग्रुप्स अपने अपने क्षेत्र में बस रहे हैं। इसके मुताबिक उन सभी की अपने अपने कल्चर होंगे। ऐसे में भारत का कल्चर उनसे भिन्न भी तो होगा, अलग हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है। इंडियन कल्चर उन कल्चर से कैसे डिस्टिंक्ट है, ये जानना ज़रूरी है ना, ये समझना ज़रूरी है ना। भारतीय, हमने पहले तो कल्चर समझा था, अब हम ये समझें कि कल्चर तो विभिन्न है, कई हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस कितनी हैं, रिलीजन कितने हैं, रीजन कितने हैं, है कि नहीं, एथनिक ब्लॉक्स कितने हैं, कितनी सारी रेशियल कम्युनिटीज़ हैं, इस तरह से मैनी रेसेस आर देयर। सो कल्चर्स कैन बी मैनी। कल्चर पढ़ लिया हमने, वो दैट इज़ गुड, बट अब उसमें देखें तो कल्चर्स कैन बी मैनी। उन सभी में से हमें ढूंढना है एक कल्चर, दैट इज़ द इंडियन कल्चर। आप एक जगह पे गए, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर के पैकेट्स थे, यानी कि बहुत सारे मुल्क थे, तो आपको उसमें से एक इंडियन कल्चर उठाना है। वो इंडियन कल्चर पहचानने के लिए आपको उन सभी पैकेट्स पे लगे हुए फ़ीचर्स की लिस्ट पढ़नी होगी। तो आपने जब वो फ़ीचर्स पढ़े, उन फ़ीचर्स में आपने पढ़ा, पहला फ़ीचर आपने पैकेट देखे, एक पैकेट पे लिखा कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, आपने वेरीफाई किया एक करेक्ट। दूसरा फ़ीचर आपने देखा यूनिवर्सलिज्म, आपने वेरीफाई किया करेक्ट। तीसरा फ़ीचर आपने देखा मटीरियलिस्ट एंड स्पिरिचुअल, आपने वेरीफाई किया, दैट इज़ करेक्ट। आपने फ़ीचर देखा सेकुलर आउटलुक, आपने वेरीफाई किया, दैट इज़ करेक्ट। और एक फ़ीचर कौन सा था, लिखा हुआ है द सेकंड नंबर फीचर, वैरायटी, दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। 5 फीचर आपने पढ़े, पैकेट पे लिखे थे, आपने इमीडिएटली इसको टैग किया इंडियन कल्चर, उठा लिया।
उन्हीं फीचर्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन कल्चर को डिफ़ाइन करना है तो ये फीचर्स देख लीजिएगा, डिफ़ाइन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट इंडियन कल्चर। सो यहाँ पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है इंडियन कल्चर इज़ एज मैनी साइड्स एज लाइफ। इंडियन कल्चर उतने आयाम रखता है जितने आयाम और जितने पहलू जीवन के होते हैं, लाइफ। वैसे यार वो 26 डिग्री ठीक होएगा, कर दो, ठीक है। सो द फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर आर समवेयर सिमिलर टू द फेसेट्स ऑफ लाइफ। जीवन के कितने पहलू हैं उतने ही पहलू भारतीय संस्कृति के भी हैं। आप इमेजिन कर लीजिए, जैसे जब आप लाइफ की बात करते हैं तो बात किन चीज़ों की होती है? आप मटेरियल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट द मटेरियल डेवलपमेंट, दैट भौतिक युग, भौतिक जीवन। लेकिन दूसरी ही तरफ आप अपने इनर कंसाइंस, आप सोल की बात करेंगे, आप अपने बिलीफ, अपने फेथ, अपनी फ़िलॉसफ़ी, इनर रिफाइनमेंट की भी बात करेंगे, सच थिंग्स विल ऑल्सो बी देयर। आप सौंदर्य की भी बात करेंगे, दैट एस्थेटिक्स, किसी चीज़ की अपीयरेंस, दैट एस्थेटिक एस्पेक्ट। लेकिन दूसरी ही तरफ आपके ही ये विचार, आपका ही ये प्रयास कि आपने चीज़ों को निर्मित करना है और आपकी ही ये कोशिश कि आपने सौंदर्य को बनाए रखना है, आपको विवश करेगा कि आप एक फोर्स के रूप में अपने ऊपर इतना कार्य करते रहें कि आप इन चीज़ों की पूर्ति कर सकें, ऐसा चरित्र बने। तो कल्चर एक ऐसी फोर्स भी है जो आपको कंपेल करती है कि आप एक बेटर कैरेक्टर में विकसित हों। सो कल्चर का ही ये दायित्व होता है एक चरित्र का निर्माण करना, दैट इज़ ऑल। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि इसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका कल्चर बहुत ही साउंड है। एक साउंड कल्चर में जन्मा या साउंड कल्चर में नर्चर हुआ, तो इसलिए कैरेक्टर। तो आप कई बारी बहुत बड़े बड़े लीडर्स या बड़ी पर्सनैलिटीज़ हिस्ट्री में हुई हैं, चाहे शिवाजी हुए हैं और चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी हुए हैं, या बहुत बड़ी बड़ी और शख्सियतें हुई हैं। जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं, आप ऑलवेज़ ये फोकस करते हैं इनके टीचर्स कौन थे, इनके गुरुज़ कौन थे, इन पे प्रभाव किनका था। तो एक्चुअली में आप यही देखना चाहते हैं कि इनका जो कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त उभरा, वो किन कल्चर्स का प्रभाव होगा इन पे। तो वो कल्चर का एक इम्पैक्ट होता है जो आपको मजबूर करता है एक फ़ोर्स की तरह कि आप अपने कैरेक्टर पे वर्क करें। ओके, सो जैसे एक जीवन है, एक लाइफ है, लाइफ में कितनी चीज़ें हैं ना भाई विनीता। आप लाइफ को लिविंग बॉडी की तरह ऑर्गेनिकली कंटिन्यू कराने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हैं। तो भौतिकवाद है, आप भोजन खाती हैं ना, उसके लिए ज़मीन को प्लेन करके उस पर खेती उगाती हैं, उसके लिए एग्रीकल्चरल टूल्स बनाती हैं, बीज बनाती हैं, सिंचाई के साधन बनाती हैं, इरिगेशन के तरीके, अनाज को इकट्ठा करने के लिए कोठियाँ बनाती हैं, बर्तन बनाती हैं। मैं सारी साइंस, टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन का जन्म इस खेती से ही करा दूंगा अगर मैं चेन इफ़ेक्ट में जोड़ना हूँ। तो आपकी जो एक आवश्यकता है भोजन की शरीर के रूप में, आपकी जो आवश्यकता है शरीर के रूप में ऋतुओं के बदलने की वजह से ग्रह की, एक निवास स्थान की, आपकी जो आवश्यकता है शरीर के रूप में मौसमों के बदलने की वजह से वस्त्रों की, ये सारी आपकी जो बाहरी ज़रूरतें हैं एक लिविंग बॉडी के रूप में, तो लाइफ की ये रिक्वायरमेंट्स को फीड तो करना ही होता है ना, यू हैव टू सर्व देम। ये है हमारी एक आउटर लुक, एक मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन दूसरी तरफ आप जब भोजन एकत्रित कर रही हैं, आप इस बात का प्रयास करती हैं ना कि हम जीव जंतुओं को हानि ना पहुंचाएं। यदि पहुंचाएं तो पहली बार खेती करने समय पूजा की जाए, यानी कि ईश्वर से क्षमा मांगी जाए। आप भोजन का सभी में सही रूप में वितरण करना चाहती हैं, आप दीन गरीब गुरबों की मदद करना चाहती हैं। सिखिज़म में एक लाइन आती है कि सूरमा उसे पहचानना है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। जो दीन की रक्षा के लिए लड़ेगा, सूरमा तो वही है भाई, जिसके डर लगे लोगों को, जो दमन करे लोगों का। सिखिज़म में उसे सूरमा नहीं माना गया। पहले ये सिद्धांत मानना है,
फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो ज़फ़रनामे में लिखा था कि जब आवश्यकता पड़ती है और सभी प्रयास धर्म के मार्ग पर शस्त्र करने के लिए विफल पड़ते हैं, तब फिर शस्त्र उठाना तर्क संगत और न्याय संगत वह धर्म है। क्योंकि जब सूरमा शस्त्र उठाएगा वो दीन के हेतु ही लड़ेगा, किसी का अतिक्रमण नहीं करेगा, किसी को डराएगा धमकाएगा नहीं, और वो गन कल्चर या वेपन कल्चर को हाईलाइट या प्रमोट नहीं करेगा, दीन के हेतु उठाएगा, वो सूरमा कहलाएगा। तो ऐसे ये विचार कहाँ से आएगा? रोटी तो खा ली सुबह, इस विचार की ज़रूरत क्या थी? विचार तो ये आना चाहिए था कल और क्रॉप कैसे उगा के कैसे पैसा कमाऊँ। ये विचार क्यों आ रहे हैं? ये विचार क्यों आ रहे हैं कि स्वयं भी रिफाइन करना है, मनुष्य के कल्याण के हेतु सोचना है, समाज में सौहार्द बढ़ाना है, प्रकृति क्या है इसके बारे में जानना है, ईश्वर का क्या भूमिका होती है समझना है, और जीवन के असल उद्देश्य है ही क्या क्या, इसी तरह से उगाना, खाना और मल निकालना है, या मुझे किसी बड़े पुरुषार्थ को प्राप्त करना है कभी? तो मोक्ष की इच्छा आई ही कहाँ से? क्यों चाहिए मोक्ष और उसकी तलाश ही क्यों है फिर? तो देखिए, एक आपको कंपेल करने वाली फोर्सेस हैं जिनसे फिलोसफिकल डायमेंशंस क्रिएट होती हैं, आपकी इनर रिफाइनमेंट का प्रोसेस बिगिन होता है। आई बात समझ में? आप मोर ह्यूमेन होते हैं, आप में मॉरल कंडक्ट जागृत होता है, आप सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द लाइफ, दैट इज़ एग्जैक्टली द एलिमेंट ऑफ द कल्चर ऑल्सो, है कि नहीं? फिर चाहे भीतरी हो या बाहरी हो, सौंदर्य बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जो सुंदर है वो सत्य है, जो सुंदर है वो सत्य है, सत्य शिव है, और जो शिव है वो सुंदर ही होगा, यही करेक्ट है। तो यानी कि जो ट्रुथ है वही ब्यूटीफुल है, और सत्य यही है कि जिसका जो भी रंग है वो सत्य है, वो काला है, वो भूरा है, वो श्वेत है, सत्य है, वो सुंदर है। आई बात समझ में? यहाँ पर सौंदर्य देह के आकार से, चमड़ी से, क्षेत्र से, आपकी पॉवर्टी या आपकी रिचनेस से परिभाषित नहीं। यहाँ पर सौंदर्य सत्य पर आश्रित है, और जो है सो है। अब जो है सो है, हमने सदियों पहले इसे फ्रेम करा के रखा है, क्योंकि जो है सो है वो सत्य है और वो सुंदर है, और जो सुंदर है वो सब शिव है। जब सब शिव ही है तो फिर समस्या ही क्या है? सब सेट है, क्योंकि उसी को प्राप्त करने की तो कोशिश है। दैट इज़ ऑल। तो ऐसे में ये कंसेप्ट है सौंदर्य, द एस्थेटिक एलिमेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार ये बहुत नैरो डेफिनेशंस के वाया एस्थेटिक का मतलब होता है बाहरी खूबसूरती। आई विल चैलेंज यू, यू विल नेवर एवर अचीव द बाहरी खूबसूरती, you will never ever achieve the healthy hair unless until you are eating good. Unless until you are eating good. You will never ever achieve the healthy hair if you are eating good unless until you are thinking good. You are thinking good. Your thoughts are good. You are peaceful. Your life is stress free. Your life is envy free, jealous free. You need such things. And after that, if you are not having that level of black hair or that density of hair, there is no matter of hair, your appeal will be very beautiful. तो बहुत से योगियों को, मुनियों को आपने देखा होगा, वो बाल्ड हो जाते हैं और सही मायने में आकर्षण उनमें तब आता है, बालों की तो आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो सोचने योग्य बात है। पहले सौंदर्य के सत्य रूप को समझें, फिर जब सत्य समझ आ जाएगा सौंदर्य का मोल ही नहीं रह जाएगा, फिर तो शिव ही शिव रह जाएगा, फिर सब बदल जाएगा। तो कुल मिला के एस्थेटिक एलिमेंट ऑफ द लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द कल्चर। कल्चर में भी एस्थेटिक पे बहुत फोकस है, मूर्तियाँ बनाने में, पेंटिंग्स बनाने में, टेम्पल बनाने में। टेम्पल कोई भी धर्म का हो सकता है, टेम्पल वर्ड यूज़ किया मैंने। टेम्पल बनाने में, राइटिंग में, पोइट्री में, ड्रामा में। फोकस करिए ज़रा कि आर्टिस्ट ने एस्थेटिक्स पे ध्यान कितना दिया है। हर चीज़ में आपको एस्थेटिक्स नज़र आएगा।
पहले तो सबसे पहले उसकी एस्थेटिक्स नज़र आ जाते हैं आइडिया कंसीव करने में। उसने कितने ब्यूटीफुल माइंड से वो आइडिया कंसीव किया है, दैट इज़ मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। फिर उसको पोर्ट्रे करने में, चाहे वो मूर्ति के रूप में किया, चाहे टेम्पल के रूप में, चाहे पेंटिंग के रूप में, चाहे लेखनी के रूप में, उसका पोर्ट्रे देखिए ज़रा, वो उसके एस्थेटिक्स की नॉलेज को बयान करता है। और फिर उसकी मैसेज कन्वे करना आपकी तरफ, एक्सप्रेशन, इट इज़ अल्टीमेट। जितने का रिसोर्सेज उसके पास हैं, मैं गारंटी करता हूँ कि भारत में जिस समय में आर्टिस्टों के पास जितने का रिसोर्सेज और टेक्निक थी, उन्होंने उनके बैरियर्स को ब्रेक करते हुए उसके आगे की लेवल की चीज़ों को गढ़ा है। एस्थेटिक्स के बिना तो नहीं हो सकता ये, है कि नहीं? और ये तभी होता है जब आप सत्य को ही सुंदर मान के और सौंदर्य को शिव मान के आराध्य के रूप में एस्थेटिक एलिमेंट को इमेजिन करते हैं, एक आराध्य, एक पूजनीय रूप में। तभी तो एक कारीगर नक्काशी में इतनी मेहनत करता है कि हज़ारों वर्ष बीत जाने पर भी आज भी उसमें से कपड़ा पार हो जाता है, उसे कोई चीज़ फिल नहीं कर पाती। ये मेहनत तभी आती है जब आप में सौंदर्य गढ़ने की, आपके द्वारा अपनी वाणी को प्रस्तुत करने की, आपके द्वारा सामने वालों को बात समझाने की, लोगों से जुड़ने की, जब आप एस्थेटिक्स पर फोकस करेंगे कि चीज़ सुंदर लगनी चाहिए। जैसे लेमन लैंग्वेज में आप कहते हैं खाना बना तो दिया, बट यार प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन, वो वर्ड वहाँ पे प्रेजेंटेशन यूज़ कर लिया है, एक्चुअली में वो वर्ड एस्थेटिक है। ओके, सो एस्थेटिकली वो चीज़ अपील होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्शन एस्थेटिकली ही होता है। तभी तो कहते हैं ना, ईश्वर ने कितनी खूबसूरत धरती बनाई। कई बार आप देख के सोचते होंगे खूबसूरत क्या है, खड्डे, सांप, केंचुए, बिच्छू, कीड़ियाँ, चींटियाँ, क्या सुंदर है। वो आपकी सोच के मुताबिक आपको वही सुंदर लगता है जो आपको वांटेड है, लेकिन ज़रा उनकी सोच के मुताबिक से देखें, उनके लिए एस्थेटिक का मतलब द कंप्लीटनेस। उन्होंने सारी फूड चेन्स दी हैं, उन्होंने लाइफ साइकिल के सारे साधन दिए हैं, उन्होंने हर स्फेयर दिया, लिथो से लेकर हाइड्रो से होते हुए हर एटमॉस्फेयर तक। उनके द्वारा दी गई वो कंप्लीटनेस, उनकी वो कंप्लीटनेस की इच्छा ही एस्थेटिक एलिमेंट को जस्टिफाई करती है। ओके, सो दैट इज़ नॉट इनकम्प्लीट। कोई चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है, इसका मतलब वो एस्थेटिक है, इसलिए कंप्लीट करने पे फोकस रहता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसे हम रस के रूप में देखते हैं, रस होना ज़रूरी है। रस अलग अलग हैं, वीर रस भी होता है, वो भी रस है। आप एक रणबांकुरे बनते हैं कि योद्धा बनते हैं, प्रेम रस भी तो होता है, वो भी रस है। भक्ति का भी रस होता है। सब कुछ करिए, पर एक बात का ध्यान रखिए, रस नहीं जाना चाहिए। तो ये लाइन मैं बहुत समय से इस्तेमाल करता हूँ कि अगर ये हुआ तो फिर रस चला जाएगा, काम तो होता रहेगा पर रस नहीं रहेगा। रस अर्थात एस्थेटिज्म चला जाएगा, रस नहीं जाना चाहिए। रस में लेकर के काम करिए तो मज़ा आएगा। ओके, दैट इज़ ऑल। रास रसैया, तो रस ही बनाना जरूरी है। जब लोगों के भीतर से रस जाने लगा तो उसे स्थापित करने के भी सिद्धांत बताए गए हैं। ओके, और कई बार देखिए लोगों के पास पैसा है, 60 के हुए नहीं, बच्चे फॉरेन जा चुके हैं, घर में मन, कुछ एसी हैं, दो हैं, बच्चे फ़ोन करके हर बार जो उन्हें देते हैं वो क्या देते हैं, अच्छा डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी गाड़ी, अच्छा एसी, अच्छी मेड, हर चीज़ दे रहे हैं। रस चाहिए उन्हें, रस नहीं दे रहे हैं, एस्थेटिक्स चाहिए उन्हें। माने उन्हें जीवन में रस ख़त्म हो गया। आप शायद उनके नज़दीक आ जाएं, आप शायद फिर वैसे से बन जाएं पहले की तरह, या उनको आपके ऊपर फिर से वो कमांड और अथॉरिटी मिल जाए, बात बात पर डांटने या अपनी चॉइस के कपड़े पहनाने की। शायद उनके जीवन में वो एस्थेटिज़म आ जाए, तो हर चीज़ में फिर वैल्यू आ जाएगी, हर चीज़ खूबसूरत लगेगी। अदरवाइज़ उनके मुँह से आप ये लाइन सुनते हैं, सब बेकार है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आप देख के सुनेंगे, सोचेंगे इतनी महंगी महंगी चीज़ें, इतनी खूबसूरत चीज़ें, अब वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। तब बड़े खुश थे जब स्कूटर होता था, मोटरसाइकिल पे घूमते फिरते थे। तो अब आपको कैसे समझाएं, उन्होंने चैप्टर तो पढ़ा नहीं हुआ कि बेटे रस जा चुका है, एस्थेटिक जा चुका है, वो वापस लेके आओ। ओके, तो ये जिस तरह से लाइफ के डायमेंशंस हैं, कल्चर के भी वही डायमेंशंस होते हैं। बाहरी मटेरियल डायमेंशन होता है, अंदरूनी स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। एक फोर्स की तरह आपके कल्चर आपको कंपेल करता है कैरेक्टर के रूप में निखरने के लिए, और एक एस्थेटिक डायमेंशन भी होता है। इन सभी चीज़ों से कल्चर चलता है, और भारतीय कल्चर में ये सब मिलेगा।